नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टारगेट विद एमएस में। आज हम बात करने वाले हैं विज्ञान की कक्षा जो 6 की बुक है उसके बारे में। और कक्षा 6 की बुक में अगर आप रीड सिलेबस उठा के देखते हैं तो उसमें पूरा का पूरा जितने भी सिलेबस है वो कक्षा 6, 7 और 8 की बुक से लिया गया है। अगर एक या दो टॉपिक को छोड़ दें तो कक्षा 6, 7, 8 में जैसा जैसा चैप्टर का नेम है वो सिलेबस में नेम दिया हुआ है। तो आप इस बात को इग्नोर नहीं कर सकते कि 6, 7, 8 में से क्वेश्चंस नहीं आएंगे। चलो डीपली पढ़ते हैं, हाई लेवल का पढ़ते हैं, उसमें कोई नुकसान नहीं है, लेकिन आप इनको इग्नोर नहीं कर सकते। कक्षा 6, 7 और 8 और इनमें से कुछ बातें ऐसी है जो 12th लेवल की पढ़ने पर भी छूट जाती है 6, 7, 8 में। तो वो बातें मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सी ऐसी बातें हैं और कौन कौन से रीड में प्रश्न कहाँ कहाँ से पूछे गए हैं, वो सभी हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। अगर वीडियो आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला देखते हैं कौन कौन से चैप्टर जो अपने रीड सिलेबस में है। तो क्लास 6 में देखो पहले कुछ चैप्टर थे, जैसे पादभूमि पोषण पहले था, लेकिन जो भोजन के स्रोत है वो नया ऐड किया गया है। अभी जो न्यू सिलेबस आया था रीट में उसमें ये ऐड कर दिया। इसके अलावा सजीव एवं निर्जीव अभी न्यू सिलेबस में ऐड किया है। पौधों के प्रकार एवं भाग अभी न्यू सिलेबस में ऐड किया है। इसके अलावा चुंबकत्व, विद्युत परिपथ, ये सब अभी ऐड किया है। वायु जल एवं मृदा अभी ऐड किया है। मतलब पहले 17 में से जितने भी चैप्टर थे वो पहले थे, बाकी अभी नए ऐड करके मतलब टोटल 17 चैप्टर है। पूरे चैप्टर रीट के सिलेबस में ऐसे कैसे हैं। और अगर बात की जाए 6, 7 और 8 क्लास की विज्ञान की बुक की बात की जाए तो जहाँ से ज़्यादा संभावना प्रश्न बनने की वो क्लास 6 हैं, क्योंकि क्लास 6 में ऐसे कुछ टर्म्स है बच्चों के लिए, छोटे छोटे टर्म्स है, वो आपको अगर पता नहीं है तो आप एग्ज़ाम से बाहर हो सकते हैं। तो इसलिए आज शुरू करेंगे। और कितना चैप्टर पढ़ेंगे इसका पहले हम बता नहीं सकते कितना चैप्टर पढ़ेंगे, लेकिन 2, 3 जितना भी हो पाएगा एक वीडियो में इतना हम पढ़ेंगे। बाकी अगली क्लासों में हम 6, 7, 8, 9, 10 सभी किताबें हम सोल्व करेंगे। तो चलिए पहला चैप्टर है, शुरू करते हैं कि भोजन के स्रोत, सोर्स ऑफ फूड। भोजन के स्रोत क्या है, अभी नया चैप्टर ऐड किया गया है रीट सिलेबस में और हम वही चीज़ें पढ़ेंगे। ये बात आप ध्यान रखना कि वही चीज़ें पढ़ेंगे जो पढ़नी है, जो अपने लिए उपयोगी है। फालतू की चीज़ें हम नहीं पढ़ेंगे। और एक विद्यार्थी के नाते अगर आप तैयारी कर रहे हैं रीट की तो वही चीज़ें आपको ध्यान देनी है जो आपके सिलेबस में है। एक्स्ट्रा पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जो चीज़ें आपके एग्ज़ाम में नहीं आ सकती, और जो अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो तो आपको कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो नॉर्मल सबको याद होती है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो अलग है, जो याद करने की ज़रूरत है। वही चीज़ें हम यहाँ पढ़ेंगे। तो क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, ये सब अगर आपको आ रहा है, जैसा कि आप किसी भी सक्सेस आदमी से पूछोगे तो वो यही कहेगा कि पढ़ने से बेटर जितना पढ़ रहे हो उससे अच्छा यह है कि क्या पढ़ें और क्या छोड़ें। छोड़ना क्या है ये आपको पता नहीं चल पाता। पढ़ते तो सब है, लेकिन उनको ये नहीं पता चलता कि छोड़ना क्या है और पढ़ना क्या है। इसलिए आज हम बात करते हैं भोजन के स्रोत की। तो पहले ये 3 बातें याद रखना कि भोजन की हमें आवश्यकता क्यों पड़ती है। नॉर्मल सा है कि भोजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो भोजन दैनिक शारीरिक कार्यों हेतु, जो दैनिक शारीरिक कार्य होते हैं अपने, उनके लिए ऊर्जा की आपूर्ति बनाए रखता है। मतलब भोजन हमें शारीरिक कार्यों के लिए ऊर्जा देता है। इसके अलावा भोजन शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के साथ साथ शरीर की एवं वृद्धि एवं विकास में उपयोगी है। और तीसरी बात है रोगों से लड़ने की क्षमता या रोग प्रतिरोधकता बनाए रखता है। 3 कार्य है भोजन के, शरीर को ऊर्जा देना, वृद्धि एवं विकास में उपयोगी और रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करना या रोग प्रतिरोधकता बनाए रखना। ये 3 कार्य हैं भोजन के। नेक्स्ट पढ़ेंगे भोजन के आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण। मतलब जो भोजन ग्रहण करते हैं उसके आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण। तो भोजन के आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण की बात करें तो ये 3 प्रकार के जंतु होते हैं। एक शाकाहारी हर्बीवोरस, दूसरा मांसाहारी कार्निवोरस और तीसरा सर्वाहारी ओमनीवोरस। अब क्या होते हैं हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनीवोरस, ये आप पढ़ के आए हैं। ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है। शाकाहारी जंतु कौन से होते हैं, तो ऐसे जंतु जो पेड़ पौधों से प्राप्त भोजन को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं शाकाहारी जंतु कहलाते हैं।
ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, परिभाषा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें इंपॉर्टेंट है तो एग्जाम्पल कि कौन कौन से शाकाहारी में आएंगे और कौन कौन से मांसाहारी में और कौन कौन से शहरवारी में। ये प्रश्न पूछा जा सकता है, रीड के लेवल का प्रश्न है। गाय, भेड़, बकरी, ऊंट, हिरण, ये सब शाकाहारी जंतु में आएंगे। लेकिन जो मांस एवं मछली आदि का भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, मतलब जंतु से प्राप्त सामग्री को उपयोग करते हैं, मांसाहारी जंतु कहलाते हैं। इनके एग्जाम्पल है शेर, चीता, भेड़िया, मगरमच्छ और सांप। ये आपको याद रखना है, एक सांप याद रखना है, मगरमच्छ याद रखना है, भेड़िया, चीता, शेर। जैसा कि रीड का रिकॉर्ड है पीछे का कि वो एग्जाम्पल पूछ रहा है। 2012 में भी एक अपस्थानिक जड़ का ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा गया था, रेशेदार जड़ का, तो उसमें मक्के का एग्जाम्पल उठाया था उसने। तो सीधा एग्जाम्पल उठा रहा है, तो आपको ध्यान रखना है इनमें से कौन सा शाकाहारी और कौन सा मांसाहारी है। शेर, चीता, भेड़िया, मगरमच्छ और सांप ये मांसाहारी जंतु है। इसके बाद बात की जाए शहरवारी जंतु, जो जंतु एवं पेड़ पौधों दोनों से प्राप्त भोजन सामग्री को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, शहरवारी जंतु कहलाते हैं। 3 एग्जाम्पल याद रखना, कौवा, कुत्ता और मनुष्य। बाकी काफ़ी है, लेकिन आपको एग्जाम्पल इन्हीं से पूछा जाएगा, ये बात कन्फर्म है, क्योंकि अगर एग्जाम्पल उठाएगा तो यहीं से उठाएगा आरबीसी बुक से। और उसने साफ लिख रखा है कि आरबीसी 2019-20 की पुस्तकें हैं, वहीं से प्रश्न आएंगे, तो ये आप याद रखना। इसके बाद देखो 2 और दिए हैं मांसाहारी जंतु, लकड़बग्गा और चीता भी दिया हुआ है। भेड़िया है, चीता है, लकड़बग्गा है, मगरमच्छ है, सांप है, तो ये आप याद रखना। इसके बाद हम बात करेंगे भोजन के स्रोत कितने होते हैं। तो भोजन के मुख्यतः 2 स्रोत होते हैं। 2 स्रोत कौन कौन से होते हैं? एक तो पादप स्रोत, दूसरा जंतु स्रोत। अब पादप स्रोत में आप पेड़ पौधों को जानते हैं जिनसे उत्पाद में भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, मतलब पेड़ पौधों से जो उत्पाद मिल रहा है वो तो पादप स्रोत है, और जो जंतु से मिला रहा है वो जंतु स्रोत है। तो पादप स्रोत में कौन कौन से आते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो अनाज है वो पादप स्रोत में आते हैं, दालें हैं पादप स्रोत में आते हैं, सब्जियां पादप स्रोत में आते हैं, फल पादप स्रोत में आते हैं, शर्करा पादप स्रोत में आते हैं, तेल पादप स्रोत में आते हैं, मसाले पादप स्रोत में आते हैं, और स्फूर्ति पेय जैसे चाय, कॉफ़ी, ये सब है ना, ये पादप स्रोत के अंतर्गत आते हैं। अब इनमें से आपको क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, ये देखो, ये आपको बस नाम याद रखना है। इसके अलावा आपको यह याद रखना, जो जितने भी अनाज होते हैं वो हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं और कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख स्रोत होते हैं। जितना भी अनाज है, चावल है, गेहूँ है, बाजरा है, मक्का है, जो है, ये सब क्या है, अनाज है, और ये हमें कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख स्रोत होते हैं और ऊर्जा प्रदान करते हैं। दालें क्या करती है, दालों से हमें प्रोटीन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? प्रोटीन। और जैसे विभिन्न प्रकार के दाने, चना है, सोयाबीन है, मटर है, मूंग है, मोट है, मसूर है, अरहर है, ये सब दालें हैं। लेकिन इसमें से जो इम्पोर्टेंट बात है वो है कि दाल जो फलीदार पौधों के बीजों से प्राप्त होती है। ये आपको इम्पोर्टेंट बात याद रखनी है यहाँ पे, कि जो दाल है वो बीजों से प्राप्त होती है। अब प्रश्न आएगा कि दालें किससे प्राप्त होती हैं, बीजों से, फलों से, तना से या फूलों से? तो आपको याद रखना, दालें फलीदार पौधे हैं उनके बीजों से प्राप्त होती है। ये इंपॉर्टेंट, इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट सार का प्रश्न ये है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो सब्जियां, वो सब्जियां आप जानते हो, जड़, तना, फलती, फल, फूल आदि से सब्जियां प्राप्त होती है। कौन सी जड़ से प्राप्त होती है, कौन सी फूल से, कौन सी तना से? तो आप देख सकते हैं, जैसे फूल है तो फूल गोभी जो फूल से प्राप्त होती है, जो भिंडी है वो फल है, जो पालक है वो पत्ती है, जो आलू है वो तना है, और जो मूली है वो जड़ है। अब इनमें से आप याद रख सकते हैं, लेकिन ये आलू और मूली का खास तौर से ध्यान रखना। तो आलू है वो तना है, पेड़ पौधों का तना भाग होता है पौधों का, वही आलू है। जो हम आलू यूज में लेते हैं वो तना है, और जो मूली यूज में लेते हैं वो जड़ भाग है उसका। ये संग्राहक जड़ें हैं, आगे की कक्षा में हम पढ़ेंगे। जो संग्राहक जड़ें होती है उनमें भोजन का भंडार हो जाता है, स्टार्च एकत्रित हो जाता है। नेक्स्ट है फल। फल के बारे में बात करें तो फल भी पौधों से प्राप्त भोज्य पदार्थ है। ये शर्करा और पोषक तत्वों से युक्त होने के कारण शरीर के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं। केला, आम, सेब, अंगूर, आम, अनार, मौसमी, अमरूद, बेर, पपीता आदि फलों से, पौधों से प्राप्त जो फल सूखने के बाद भी खाद्य पदार्थों के रूप में उपयोग लेते हैं उन्हें सूखे मेवे कहते हैं। मतलब जो फल है वो सूखने के बाद भी खाद्य पदार्थों के रूप में उपयोग में आते हैं, जैसे बादाम है, पिस्ता है, काजू है, अखरोट है आदि। ये सब आपको आ रहे हैं, वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। शर्करा की बात करें तो शर्करा याद रखना, गुड़ एवं शक्कर में एक तो चुकंदर से प्राप्त होती है, एक गन्ने से प्राप्त होती है। ये 2 महत्वपूर्ण पौधे हैं जिनसे गन्ने के अतिरिक्त चुकंदर से भी शक्कर बनाई जाती है। आपको गन्ने को सबका पता है कि गन्ने से शक्कर बनाई जाती है, लेकिन आपको याद रखना है कि गन्ने के अलावा चुकंदर से भी शक्कर बनाई जाती है, ये आपको याद रखना है।
नेक्स्ट जितने भी मसाले हैं, हल्दी है, लौंग है, सौंफ है, काली मिर्च है, तेज पत्ता है, इलायची है, जीरा है, ये सभी जो भोजन का स्वाद है वो पौष्टिकता बढ़ाते हैं। ये सब मसाले भी पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं। इसके अलावा जो तेल है, अब तेल जंतु स्रोत से भी प्राप्त होता है और पादप स्रोत से भी प्राप्त होता है। अब पादप स्रोत से जो सोयाबीन का तेल है, नारियल का तेल है, सरसों का तेल है, मूंगफली का तेल है, सूरजमुखी का तेल है, ये सब तो किससे प्राप्त होता है? पेड़ पौधों से प्राप्त होती है। लेकिन जब अगर बात की जाए मछली का तेल है, ये सब तेल कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो ये होते हैं जंतु स्रोत से प्राप्त होते हैं। अब एक बात आपको याद रखना, जो तेल होते हैं वो ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत होते हैं। सबसे ज़्यादा ऊर्जा इसी से प्राप्त होती है, तेलों से। और ये प्रश्न भी एक रीट में आया हुआ है कि सबसे ज़्यादा ऊर्जा को घटते क्रम व्यवस्थित करना है, या सबसे ज़्यादा ऊर्जा किससे प्राप्त होती है। और उसमें ये लिखा था तेल से बने भोज्य पदार्थ लिखे थे। एक में प्रोटीन वाले भोज्य पदार्थ दालें लिखी हुई थी, एक में कार्बोहाइड्रेट वाले लिखे हुए थे। इसका मतलब जो भोज्य पदार्थ है उनमें से तेल है वो सर्वाधिक ऊर्जा का स्रोत है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अगर बात करें तो कार्बोहाइड्रेट है ना, वो भी ऊर्जा का तेलों के बाद या वसा के बाद स्रोत है। उसके बाद प्रोटीन, ये आपको ध्यान रखना है। अब तेल किससे प्राप्त होते हैं? ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि बीज एवं जो फल है उनसे तेल प्राप्त किए जाते हैं। कभी कभी बीजों से प्राप्त किए जाते हैं, जैसे मूंगफली की बात की जाए, सरसों की बात की जाए, तिलों की बात की जाए। लेकिन अगर फल जैसे नारियल का तेल है, ये फल से भी प्राप्त होता है। तो ये आपको ध्यान रखना, बीज एवं फलों से तेल प्राप्त होता है। स्फूर्ति पेय में चाय और कॉफी आती है। इसमें एक चीज़ इम्पोर्टेंट रखनी है कि जो चाय है वो पौधे की पत्तियों को सुखाकर तैयार की जाती है। जो चाय है वो पेड़ पौधों की जो पत्तियां होती है चाय के पौधों की, उनको सुखाकर चाय तैयार की जाती है, जबकि कॉफ़ी बीजों से प्राप्त होती है। ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है कि जो चाय है वो तो पत्तियों से प्राप्त होगी। चाय किससे प्राप्त होगी? पत्तियों से। चाय पत्तियों से प्राप्त होगी, जबकि कॉफ़ी है वो प्राप्त होगी बीजों से। ये आपको याद रखना है। अब जंतु स्रोत की बात करें तो दूध एवं दूध से बनने वाले उत्पाद जो गाय, भैंस, बकरी से प्राप्त होते हैं। शहद जो मधुमक्खियों से प्राप्त होती है। मांस जो मछली, मुर्गी, इन सब से प्राप्त होते हैं। और अंडे जो मुर्गी से प्राप्त होते हैं। ये स्रोत होते हैं चाय जिससे जंतु स्रोत के रूप में। अब देखो, दूध हमें गाय, भैंस, बकरी से प्राप्त होता है। दूध कैल्शियम का मुख्य स्रोत है। यहाँ देखने वाली बात जो इम्पोर्टेंट बात है वही हम पढ़ रहे हैं। तो चाय जो दूध है वो किसका स्रोत है? कैल्शियम का प्रमुख स्रोत है। अब दूध से दही छाछ बनाए जाते हैं, या सबको पता है आपको, लेकिन आपको याद रखना दूध कैल्शियम का प्रमुख स्रोत है। इसके बाद बात करें शहद की, तो शहद मधुमक्खी से प्राप्त होता है। और शहद किस लिए उपयोग होता है? तो ये औषधीय गुण में उपयोग किया जाता है। इसके बाद अंडे जो कि मुर्गी से प्राप्त होते हैं, और अंडे में भी कैल्शियम एवं प्रोटीन पाया जाता है। दूध में कैल्शियम पाया जाता है, इसमें कैल्शियम और प्रोटीन अंडे का प्रमुख स्रोत है। मांस मकरा, बकरा, मुर्गी, मछली आदि जंतुओं से प्राप्त होते हैं, और ये भी प्रोटीन के स्रोत होते हैं, मांस एवं मछली भी। अब ये क्षेत्र से होती है, आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद इसके दो प्रश्न हैं, वो भी देख लेते हैं। क्या प्रश्न है? निम्नलिखित में से शाकाहारी जंतु कौन सा है? शाकाहारी जंतु आपको छांटना है। तो चीता, हिरण, शेर, कुत्ता। तो इसका शाकाहारी जंतु है वो है हिरण। जो हिरण है वो शाकाहारी जंतु की श्रेणी में आता है। दाल पौधे का कौन सा भाग है? मतलब आपको यह बताना है कि जो दाल है वो पौधे का कौन सा भाग है। दाल किससे प्राप्त होती है? तो यह मैंने नोट किया था कि जो दालें हैं वो बीजों से प्राप्त होती है। तो ये दो आपको प्रश्न याद रखने हैं। ये चैप्टर होता है आपका कंप्लीट। नेक्स्ट चैप्टर में हम प्रवेश करते हैं, और नेक्स्ट चैप्टर रीट की दृष्टि से और पीछे के एग्जाम्स की बात की जाए तो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है तो पादपों में पोषण आता है। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि इसमें एक क्या प्रश्न कन्फर्म आएगा। और आपको बताऊं तो स्वपोषी पादप, परजीवी, कीट बक्सी, मरजीवी, इनसे बार बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं। पिछली जितनी भी रीट हुई है इस चैप्टर से प्रश्न पूछे गए हैं। ये पहला चैप्टर था, वो तो अब की बार शामिल किया गया है, तो अब संभावना है प्रश्न पूछने की, लेकिन ये चैप्टर पहले से था तो इसमें बार बार प्रश्न पूछे गए हैं। तो ये चैप्टर थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे। तो ये पहले तो आपको याद रखना है, सजीवों द्वारा अपने स्वास्थ्य एवं शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए भोजन के रूप में आवश्यक पोषक तत्वों को ग्रहण करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पोषण कहलाती है।
पोषण किसे कहते हैं? अपने स्वास्थ्य के लिए पिछले चैप्टर में पढ़ गए हैं। भोजन की आवश्यकता क्यों होती है? स्वास्थ्य एवं शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए भोजन के रूप में आवश्यक पोषक तत्वों को ग्रहण करने की प्रक्रिया पोषण कहलाती है। पोषण में क्या लेते हैं हम? पोषक तत्व लेते हैं। पिछले चैप्टर में भोजन पढ़ा था, भोजन में क्या होता है? पोषक तत्व होते हैं, जैसे कैल्शियम हो गया, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन हम पढ़ के आए हैं। तो ये सब पोषक तत्व है और इनको ग्रहण करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पोषण कहलाती है। अब पोषक तत्व कितने प्रकार के होते हैं, ये आप इम्पोर्टेंट चीज़ है और ये आपको याद रखना है कि जो पोषक तत्व है वो मात्रा के आधार पर होती है। जिनमें शरीर को अगर ज़्यादा मात्रा है तो वो वृहत मात्रिक पोषक तत्व हो गया, और शरीर को अगर कम आवश्यकता है तो सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व हो गया। मतलब कुछ पोषक तत्व ऐसे होते हैं जिनको शरीर को बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, वो वृहत मात्रिक पोषक तत्व हो गया, और जिनको कम मात्रा में आवश्यकता होती है वो सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व हो गया। तो ये दो प्रकार के होते हैं, एक वृहत मात्रिक मैक्रोन्यूट्रिएंट और दूसरा माइक्रोन्यूट्रिएंट सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। पहला है वृहत मात्रिक पोषक तत्व है। कौन सा है? वृहत मात्रिक पोषक तत्व है। वृहत मात्रिक पोषक तत्व वे तत्व होते हैं जिनके पौधों को अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। ये मैंने बता दिया आपको, अधिक मात्रा में आवश्यकता होगी पौधों में उत्कों में इनकी मात्रा। अब देखो ये मात्रा आपको याद रखनी है, 0.2% से लेकर 4% तक आवश्यकता होती है। कितनी होती है? 0.2% से लेकर 4% तक पाई जाती है आवश्यकता इनकी। आज इनमें कौन कौन से होते हैं ये आपको याद रखना है। याद रखना 0.2 से लेकर 4% तक इतनी आवश्यकता होती है इसकी वृहत मात्रिक पोषक तत्वों की। इसमें कौन कौन से होते हैं तो इसमें लिखे हुए हैं, आपको मैं सीधा बता देता हूँ कौन कौन से होते हैं। तो आप याद रखना, पहला तो CHO, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये 3 पोषक तत्व है, ये अलग से याद रखना। एक है NPK, जिन्हें प्राथमिक पोषक तत्व है या क्रांतिक तत्व भी कहा जाता है। वो तीसरा आता है Ca, Mg और S, सल्फर। ये 3 है वो द्वितीय पोषक तत्व है, ये आपको याद रखना है। जो CHO है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये गैसीय तत्व या फ्रेमवर्क तत्व भी कहे जाते हैं। जो NPK है उन्हें प्राथमिक पोषक तत्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्राथमिक पोषक तत्व, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। और द्वितीय पोषक तत्व है वो कैल्शियम, मैग्नीशियम एवं गंधक, ये द्वितीय पोषक तत्व है और ये प्राथमिक पोषक तत्व है, ये आपको ध्यान रखना है। और जो CHO है उन्हें फ्रेमवर्क तत्व भी कहा गया है। और अब इनका जो CHO है वो कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है वो जल और वायु से प्राप्त होते हैं, जल और वायु से। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जल से प्राप्त हो गया और इसके अलावा वायु से प्राप्त हो गए, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड में CO आ गया, ऑक्सीजन आ गई वायुमंडल में, तो ये दोनों वायुमंडल से प्राप्त हो गए, जल और वायु से प्राप्त होते हैं, पोषक तत्व है। और ये CO2 के रूप में ग्रहण किए जाते हैं। अब सभी अगर हम ऊपर से लेवल के पढ़ने तो कौन सा पोषक तत्व है किस रूप में ग्रहण किया जाता है, कौन से पोषक तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है, ये होता है। लेकिन अभी तक रीट में ऐसा प्रश्न नहीं पूछा गया है कि कौन सा पोषक तत्व है की आवश्यकता कितनी होती है या कौन सा पोषक तत्व किस रूप में ग्रहण किया जाता है। तो आपको इतना याद रखना है, जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है वो CO2 के रूप में वायुमंडल से तो जल के रूप में ग्रहण किया जाते हैं, H2O के रूप में ग्रहण किया जाते हैं, ये आपको याद रखना है यहाँ पे। दूसरा है सूक्ष्म मात्रिक तत्व है। ये कुछ थोड़ा अजीब टाइप के हैं, तो इनको एक ट्रिक से हम याद कर सकते हैं कि मृदा में कुछ खनिज लवणों की पादपों की स्वस्थ वृद्धि के लिए अत्यल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। मतलब आवश्यकता तो होती है लेकिन थोड़ी कम मात्रा में होती है। कितनी कम होती है? वो होती है 0.02% है वो आवश्यकता होती है इनकी। किसी भी तत्व की कमी होने पर पौधा रोगग्रस्त हो जाता है। मतलब अब जरूरी नहीं है सूक्ष्म मात्रिक तो आप इनको ग्रहण ही नहीं करो, पेड़ पौधों को ग्रहण नहीं करो, तो ये अगर ऐसा होता है तो पेड़ पौधे रोगग्रस्त हो सकते हैं। मात्रा कम चाहिए लेकिन आवश्यक जरूरी है, आवश्यकता जरूरी है। तो ये कौन कौन से होते हैं तो ये आपको एक ट्रिक से बता रहा हूँ, ये ट्रिक याद रखना आप। ट्रिक है बोको कलमो मंजन नी फेरे।
बोको कलमो मंजिन नहीं फिरे। बोको से आप याद रखें, बोखो, बोखो मतलब होता है हमारी मारवाड़ी भाषा में अगर बात की जाए तो बोखो का मतलब होता है जिसके दांत नहीं होते उसको। बोको कलमो मंजिन नहीं फेरे, मंजिन का मतलब होता है कोलगेट। तो ये आपको ट्रिक याद रखना। अब देखो, बोको बी से बन गया बोरोन, को से बन गया कॉपर, कलम से बन गया क्लोरीन, मो से बन गया मोलिब्डेनम, मंजन से मैग्नीज, जन से जिंक, एनआई से निकल और फेरे से एफी। कितने हो गए? 3, 3, 6 और 7 और 8। ये 8 तत्व है। यह है सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व है। बोको कलमो मंजिन नी फेरे, आप 1-2 बार याद करेंगे जितने में आपको याद हो जाएगी ये ट्रिक। बोको कलमो मंजिन नी फेरे, बी बोरोन, कॉपर, क्लोरीन, मोलिब्डेनम, मैग्नीज, जिंक, निकल, फेरस या आयरन। अब आपको देखो साफ बता दूं, जो वृहत मात्रिक है वो CHO, NPK और CAMGS। ये आपको 3 पार्ट में इसे याद रखने हैं। CHO जो CO2 और H2O के रूप में ग्रहण किए जाते हैं, NPK जिन्हें क्रांतिक तत्व या प्राथमिक पोषक तत्व कहा जाता है, और कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर को द्वितीय पोषक तत्व कहा जाता है। ये आपको वृहत मात्रिक में याद रखना है। और सूक्ष्म मात्रा की बात की जाए तो बोको कलमो मंजिन नी फेरे, ये आपको याद रखना है। बोरोन, कॉपर, क्लोरीन, मोलिब्डेनम, मैग्नीज, जिंक, निकल और आयरन, ये आपको याद रखने हैं इसके आधार पर। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके बाद जो आता है उससे हर बार प्रश्न पूछा जाता है, और वो है कि पोषण के आधार पर पौधे कितने प्रकार के होते हैं। पोषण के आधार पर पौधों की बात की जाए तो ये कितने प्रकार के होते हैं, ये आपको ध्यान रखना। तो इसमें याद रखना, एक होते हैं स्वपोषी, दूसरे परजीवी, कीटभक्षी, मृतजीवी और सहजीवी। इनके बारे में हम एक एक से बात करेंगे कि कौन से पौधे स्वपोषी है, कौन से परजीवी है, कौन से कीटभक्षी है। और अगर इंपॉर्टेंट प्रश्न अभी तक जो पूछा गया है रीट के एग्जाम में, वो पूछा गया है एक तो परजीवी से, एक कीटभक्षी से। और अब की बार जो संभावना है वो मृतजीवी से पूछ सकते हैं, या कीटभक्षी 2012 में पूछा गया है तो अब की बार वापस पूछा जा सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। स्वपोषी क्या होते हैं ये सबको पता है। स्वपोषी क्या है? जो सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन बनाते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं। पोषण की इस विधि को स्वपोषण कहते हैं। स्वपोषी पादपों में भोजन का संश्लेषण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की वजह से होता है। और ये कार्य कहाँ किया जाता है? तो पत्तियों में ये कार्य किया जाता है। पत्तियों की सतह पर अनेक सूक्ष्म छिद्र होते हैं जिन्हें रंध्र कहते हैं। यह आपको पता है। रंध्र द्वार कोशिकाओं से घिरे रहते हैं। वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड इन रंध्रों के द्वारा पत्तियों में प्रवेश करती है। पत्तियों को भोजन बनाने के लिए सूर्य का प्रकाश, जल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं खनिज लवणों की आवश्यकता होती है। इसके अलावा किसकी आवश्यकता होती है? खनिज लवणों की आवश्यकता होती है। पादपों में जड़ें मिट्टी से जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण करती है। जल द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज लवण पत्ती तक कैसे पहुँचते हैं? तो इनके लिए जाली नलिकाएँ पाई जाती है, उनके द्वारा ये जड़ जाइलम और जाली नलिकाएँ पाई जाती है। फ्लोएम, जाइलम ये सब पाए जाते हैं उनमें, उस वजह से जल ऊपर चढ़ता है। और इनमें एक मुख्य बात क्या है? इनमें मुख्य बात है कि ये पर्णहरित पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। हरे रंग का एक वर्ण पाया जाता है जिसे पर्णहरित क्लोरोफिल भी कहते हैं। तो ये पाया जाता है इसमें, जो कि भोजन बनाने के लिए आवश्यक है इनमें। और ये केवल पेड़ पौधों में पाया जाता है, इसलिए ये स्वपोषी होते हैं। इसके बाद जो पोषण बनाने की जो क्रियाविधि है वो कहलाती है प्रकाश संश्लेषण। सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में भोजन बनाते हैं तो वो क्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण। अब मेन चीज़ क्या आती है इसमें? और ये प्रश्न रीट की बात नहीं करूँ, रीट में अभी तक नहीं पूछा गया है, लेकिन जितनी भी एग्ज़ाम है, जैसे RS की हो गई, RS की एग्ज़ाम, SI की एग्ज़ाम, ऐसी एग्जामों में ये प्रश्न पूछा गया है। और इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उसमें जो ऑक्सीजन प्राप्त होती है, आपको पता है प्रकाश संश्लेषण क्रिया में पेड़ पौधे ऑक्सीजन निकालते हैं, और जो ऑक्सीजन निकालते हैं वो किस से प्राप्त होती है? मतलब उनका मतलब है क्या अगर CO2 से ऑक्सीजन बनती है क्या? यही पूछने का मतलब है कि मतलब जो ऑक्सीजन प्राप्त होती है वो किस से प्राप्त होती है? तो जो ऑक्सीजन प्राप्त होती है वो CO2 से नहीं प्राप्त होकर वो प्राप्त होती है जल से।
ये जल है, देखो आप देख पा रहे हैं, ये जल दिया हुआ है यहाँ पे, और ये जल ऑक्सीजन में चेंज हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज नहीं हो रहा, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोहाइड्रेट में चेंज हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड है वो कार्बोहाइड्रेट में चेंज हो रहा है, लेकिन जो जल है वो ऑक्सीजन में चेंज हो रहा है। अगर इसकी समीकरण की बात करें तो CO2 प्लस H2 जल प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में अभिक्रिया करके C6H12O6 ये कार्बोहाइड्रेट बनाता है और इसके साथ में ऑक्सीजन मुक्त होती है, और ये ऑक्सीजन किससे मुक्त होगी, ये जल से ऑक्सीजन मुक्त होगी। देखो इसमें भोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट बनता है और ऑक्सीजन मुक्त होती है, और कार्बोहाइड्रेट अंत में स्टार्च में रूपांतरित होकर पौधे में संग्रहित रहता है। अब देखो इसके बाद एक ये स्टार्च परीक्षण का भी आप ध्यान रखना। स्टार्च परीक्षण क्या होता है इसका भी आप थोड़ा सा ध्यान रखना। एक मिनट, इसका आप खास करके ध्यान रखना स्टार्च परीक्षण क्या है। तो अगर मैंने बताया कि कार्बोहाइड्रेट है वो स्टार्च के रूप में, कार्बोहाइड्रेट है वो स्टार्च के रूप में पत्तियों में एकत्रित रहता है, और आप अगर पत्तियों पर आयोडीन की कुछ बूंदे डालेंगे, जैसे ये आयोडीन है और ये पत्तियों पर अगर हम डाल रहे हैं तो पत्ती का रंग गहरा नीला हो जाएगा, और ये इसे बोलते हैं स्टार्च परीक्षण। स्टार्च परीक्षण क्या होता है, जो स्टार्च पर अगर आयोडीन की बूंदे डाली जाती है तो पत्ती का रंग नीला हो जाता है। तो यह है स्टार्च परीक्षण, आयोडीन टेस्ट भी कहा जाता है इसे। इसके बाद दूसरा आता है परजीवी। परजीवी की बात की जाए तो परजीवी होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं, ये अपना भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर करते हैं, इस क्या कहलाते हैं, परजीवी कहलाते हैं। जैसा कि आप चित्र को देख पा रहे हैं या आपने देखे होंगे, जो बेर की झाड़ियाँ होती है ये उन पे बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, और ये होते हैं कसकुटा बोलते हैं अगर साइंस की भाषा में बात की जाए, और ये रीट 2012 या 15 में पूछा गया प्रश्न है, और इसे अपनी भाषा में बोलते हैं अमरबेल, जो कभी नष्ट नहीं होती, कभी नहीं मरती, क्योंकि ये अपना कुछ भोजन नहीं बनाती, ये दूसरे पादप मरेगा तभी ये मरेगी। और ये भी अगर आपको इसमें से कुछ भाग काट कर दूसरे अगर पेड़ पौधे भी लगा दो तो वह उससे भोजन अपना ग्रहण करने लग जाएगी। तो ये है अमरबेल कसकुटा, और इसका एग्जाम्पल याद रखना, वीडियो में पूछा जा चुका है, ध्यान रखना। क्या होते हैं, इस वृक्ष के तने और शाखाओं में पीले रंग के तंतु आपको लिपटे हुए दिखाई दे रहे हैं, ये अमरबेल या कसकुटा के हैं। इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, भोजन उस वृक्ष से प्राप्त करें जिस पर ये लिपटा रहता है। अमरबेल जैसे पादप जो अन्य वृक्ष से पादपों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं परजीवी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अमरबेल क्या है, परजीवी है, और जो इन्हें भोजन देता है, मतलब जो परजीवी को अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जिस पादप से प्राप्त करते हैं या जो पादप ये भोजन प्रदान करता है वो परपोषी कहलाते हैं, मतलब ये दूसरे का पोषण करते हैं। परपोषी का मतलब हो गया दूसरे का पोषण करने वाले। तो ये जो पेड़ पौधे दूसरे का पोषण करते हैं या परजीवी को अपने ऊपर रखते हैं वो परपोषी कहलाते हैं, और ये अमरबेल क्या है, परजीवी है। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है कसकुटा या अमरबेल। इसके बाद आते हैं कीट बक्षी पादप, सबसे इम्पोर्टेंट है कीट बक्षी पादप। ये प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना है, अगर 6th क्लास में से कोई प्रश्न उठाया जाता है तो यही प्रश्न है जो इम्पोर्टेंट है, पूछे जाने वाला प्रश्न है, और पूछा भी जा चुका है बोर्ड के द्वारा, कि ऐसे पौधे हैं जो जीवित रहने के लिए कीटों को पकड़ते हैं तब उन्हें पचा लेते हैं, कीट बक्षी पादप कहलाते हैं। मतलब इन पेड़ पौधों में नाइट्रोजन की कमी होती है, इस वजह से क्या करते हैं, जीवित रहने के लिए कीटों को पकड़ते हैं और उन्हें पचा लेते हैं, कीट बक्षी पादन करते हैं, कीट बक्षी पादप कहलाते हैं। इनके आपको एग्जाम्पल याद रखना, वो एग्जाम्पल कौन कौन से है जूम करके आपको दिखा देता हूँ। एक तो है ड्रोसेरा, दूसरा डायोनिया, यूट्रिकुलेरिया और घटपर्णी पादप, ये 4 आपको याद रखना है। इनके अलावा 2 और बता दूँ आपको जो NCERT बुक में दिए गए हैं, वो भी आप याद रख सकते हैं। NCERT बुक में 2 और दिए हैं, एक तो दिया हुआ है संड्यू, और दूसरा है विनस फ्लाई ट्रैप, ये भी आपको विनस फ्लाई
ट्रेप। ये दो एग्जाम्पल आप और याद रख सकते हैं, ड्रोसेरा डायोनिना यूट्रिकुलेरिया घटपर्णी पादप। और इस घटपर्णी पादप में जो पत्ती होती है इसकी घटपर्णी पादप है, इसमें देखो ये आप देख पा रहे हैं, ये घटपर्णी पादप है। और ये जो किसका रूपांतरण है, तो ये पत्ती का रूपांतरण है, घटपर्णी पादप है। ये जो आप घटपर्णी पादप देख पा रहे हैं ये पत्ती का रूपांतरण है। इसके अलावा संड्यू, विलियंस फ्लाईट्रेप, ड्रोसेरा डायोनिया यूट्रिकुलेरिया घटपर्णी पादप है। और 2012 रीट में जो प्रश्न पूछा गया था वो पूछा गया था यूट्रिकुलेरिया पर, कि इनमें से कौन सा है जो कीट बक्षी पादप की श्रेणी में आता है, तो यह आया था यूट्रिकुलेरिया। और 6th क्लास की किताबें पढ़ नहीं रखी थी तो यह प्रश्न काफ़ी बच्चों की गलत भी हुआ था। तो आपको याद रखना यूट्रिकुलेरिया, ड्रोसेरा डायोनिया घटपर्णी पादप ये सब कीट बक्षी पादपों की श्रेणी में आते हैं। अब ये आप देख पा रहे हैं ये ड्रोसेरा है जो क्या करते हैं, अगर आप देखो तो ये देख सकते हैं ये पत्तियां हैं वो गड्ढे में रूपांतरित हो जाती है। तो ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि जो घटपर्णी पादप होते हैं, देखो घटपर्णी पादप को दूसरा नाम भी है, घटपर्णी पादप को पिक्चर पादप भी कहा जाता है, कई जगह आपको पिक्चर पादप भी मिलेगा, या कई जगह निपेंथीज भी कह देते हैं इसे, नाम काफ़ी नाम है तो आप लिख लेना इन्हें, ये इम्पोर्टेंट है। अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हैं तो मेरा यही कहना है कि इनको तो आप एक अलग से लिख लेना और याद कर लेना इनको, क्योंकि ये पिक्चर पादप, निपेंथीज, घटपर्णी पादप ये एक ही नाम है। तो इसमें क्या होता है, गड्ढे में रूपांतरित हो जाती है पत्ती और शीर्ष भाग गड्ढे का ढक्कन बनता है। गड्ढे में नीचे की ओर झुके हुए रोम पाए जाते हैं। गड्ढे का मुख वाला भाग चिकना होता है, जिससे अगर कोई भी कीट इस गड्ढे में प्रवेश करेगा तो फिसल के गर्दन वाले भाग में पाए जाने वाले रोमों में फंस जाता है और रोम नीचे की तरफ झुके रहते हैं, जिससे ये कीट बाहर नहीं निकल सकते हैं। देखो इसमें क्या होता है, जैसे मैं आपको बता दूं कैसे फंसते हैं इसमें। तो आप देखो ऐसा मान लो ये घटपर्णी पादप है ऐसा। अब इसमें क्या है, ऐसे रोम पाए जाते हैं, इधर ऐसे रोम पाए जाते हैं ऐसे। अब जो भी अगर कोई जीव आया तो वो क्या करेगा, ऐसे आएगा यहाँ से और ऐसे अंदर तो चला गया, लेकिन वापस जब ये निकलने की कोशिश करेगा तो ये रोम ऐसे होते हैं इस तरह से कि इसको ऐसे ढक लेते हैं और ये ऊपर वाला जो पत्ती है वो भी बंद हो जाती है, यहाँ से ढक्कन बंद हो जाता है। तो ये जीव को वहीं फंसा लेते हैं ये और अपना रस भोजन में आप देख पा रहे हैं इससे ये स्रावित हो जाता है, पेड़ पौधों को संचरित कर दिया जाता है। इसके बाद आप ड्रोसेरा को देख सकते हैं। इस ड्रोसेरा में भी देखो ऐसे फंसे हुए होते हैं और इनमें ये कीट को फंसा लेते हैं अपने अंदर, जैसे कि अब आप देख पा रहे हैं जहाँ से कि कीट फंसे हुए हैं और ये अपना इसको भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। अब ये पादप कहाँ पाए जाते हैं, तो ये पादप पाए जाते हैं दलदली क्षेत्रों में। मैंने आपको पहले भी बताया था ये दलदली क्षेत्रों में नहीं पाए जाते हैं और जो नाइट्रोजन की अपर्याप्त मात्रा होती है। और ये क्यों ग्रहण करते हैं, तो ये नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए ग्रहण करते हैं। ये पादप कीटों से नाइट्रोजन की पूर्ति करते हैं और दलदली क्षेत्रों में नाइट्रोजन कम होती है, इस वजह से ये नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए कीटों से भोजन ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट आते हैं मर्तजीवी पादप। अगर मर्तजीवी पादप की बात की जाए तो अपने बरसात के दिनों में गोबर, अचार, सब्जी में आपने देखे होंगे कुछ ऐसे, आप ऐसे देख सकते हैं ये मर्तजीवी पादप है। ये छत्रक बने हुए देखते हैं आपने। इसके अलावा ऐसे भी आप मोनोट्रोपा देखा होगा आपने फूल, ये मोनोट्रोपा तो आपने नहीं देखा होगा लेकिन ये तो आपने छत्रक तो देखे होंगे। ये क्या होते हैं, कवक या फफूंद होते हैं मर्तजीवी। इनमें अधिकांश कवक या फफूंद आते हैं और इनके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं वो आप देखें तो इनकी परिभाषा है कि मर्तजीवी पादप क्या होते हैं, जो मर्त एवं सड़ी गली वस्तुओं से भोजन प्राप्त करते हैं, मर्तजीवी पादप कहलाते हैं। और इनमें अधिकांश कवक आते हैं, जैसे म्यूकर, एग्जाम्पल याद रखना म्यूकर और एगेरिकस, ये दो है म्यूकर और एगेरिकस। या आप दो याद रख लेंगे तो ही काफ़ी है। जैसे म्यूकर है, एगेरिकस है, एस्परजिलस है, ये सब है जो कवक में आते हैं, वे मर्तजीवी पादपों की श्रेणी में आते हैं। इसके बाद आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़ याद रखनी है कि मोनोट्रोपा एक पुष्पी पादप है जो मर्त एवं सड़ी गली वस्तुओं से अपना भोजन प्राप्त करता है। मोनोट्रोपा क्या नाम है, मोनोट्रोपा है, वो एक पुष्पी पादप है जो सड़ी गली वस्तुओं से अपना भोजन प्राप्त करता है, यह है मोनोट्रोपा।
ये देख पा रहे हैं आप मोनोट्रोपा, ये है मोनोट्रोपा जो सड़ी गली वस्तुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। एकमात्र पुष्पीय पादप है जो सड़ी गली वस्तुओं से अपना भोजन प्राप्त करता है, ये है मोनोट्रोपा। इसके बाद आते हैं सहजीवी। कौन से आते हैं? सहजीवी। सहजीवी की श्रेणी में कौन से आएंगे? ये जीव एक दूसरे के साथ रखने अपना भोजन, जल, पोषक तत्व रहने का स्थान आपस में बांटते हैं, मतलब दो सहजीवी बना लेते हैं। जैसे आपने लाइकेन का एग्जाम्पल, सहजीवी का प्रारूपिक उदाहरण देखो, लाइकेन है। क्या है? लाइकेन। लाइकेन में कितने पादप होते हैं? तो इसमें दो प्रकार के पादप होते हैं, वह कवक व शैवाल साथ साथ रहते हैं। दो प्रकार के पादप में मतलब एक तो कवक हो गया और एक शैवाल, साथ साथ रहेंगे। शैवाल में क्लोरोफिल पाया जाता है, आपको पता होगा, जबकि कवक में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। तो शैवाल क्या करते हैं? अपना भोजन बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट वो कवक को उपलब्ध करा देते हैं। आपने देखे होंगे कि जो बड़ी बड़ी खेलियाँ होती है, पानी के तालाब होते हैं, उनमें शैवाल रहते हैं और उनके साथ कवक रहते हैं। इसका मतलब वो क्या है? वो कवक है, वो क्या करें? शैवाल अपना भोजन बनाएंगे और ये कार्बोहाइड्रेट ये कवक को प्रदान कर देंगे। इसके बदले में कवक उन्हें रहने का स्थान दे देगा, जल दे देगा, अन्य पोषक तत्व उपलब्ध करा देगा। तो क्या है? अपनी वस्तु किसी दूसरे को दे दी और उसने अपनी वस्तु इसको दे दी, तो मतलब दोनों में संबंध बना लिया इन्होंने, सहजीव संबंध बना लिया। या इसके बांट रहा है, इसके पास नहीं है, वो इससे दे रहा है, तो इस सहजीव संबंध बना के, ऐसा एग्जाम्पल है लाइकेन। इसके अलावा एक एग्जाम्पल और बताऊँ आपको, ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है इससे। इसके अलावा होता है माइकोराइजा, जो कि कवक तथा उच्च पादप होते हैं, जो बड़े पादप होते हैं और कवक है, उनका उदाहरण है माइकोराइजा, सहजीवी संबंध है। इसके बाद अलावा बात करें तो एक राइजोबियम आता है, आपने नाम सुना होगा, राइजोबियम, जो लेगुमिनेसी कुल के पौधों में की जड़ों में पाया जाता है, जो नाइट्रोजन के लिए नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करता है, वो राइजोबियम, ये भी एक सहजीवी का उदाहरण है। तो तीन उदाहरण याद रखना, लाइकेन, माइकोराइजा और राइजोबियम, ये तीन आपको याद रखना है। इसमें प्रश्न देख लेते हैं कौन कौन से। मर्तजीवी पादप कौन सा है? नीम, ड्रोसेरा, अमरबेल और म्यूकर। तो इसका सही आंसर है वो है म्यूकर। सही आंसर क्या है? म्यूकर है, क्योंकि जो नीम है वो एक सामान्य पौधा है, जो ड्रोसेरा है वो कीटभक्षी पादप है। कैसा है? कीटभक्षी पादप है। और जो अमरबेल है, कसकुटा है, वो परजीवी है। क्या है? परजीवी है। इसका मतलब वो म्यूकर है, वो मर्तजीवी पादप है। इसके बाद ऐसे पादप जो भोजन के लिए दूसरे पादप पर निर्भर करते हैं कहलाते हैं। तो ऐसे पादप जो भोजन के लिए दूसरे पादपों पर निर्भर करते हैं क्या कहलाते हैं? परजीवी। और परजीवी का उदाहरण क्या है? वो है अमरबेल, कसकुटा। इनमें से कीटभक्षी पादप नहीं है, आपको वो एग्जाम्पल समझना है जो कीटभक्षी पादप नहीं है। ड्रोसेरा, डायोनिरा, यूट्रिकुलेरा, अमरबेल। जो अमरबेल है वो परजीवी के अंतर्गत आती है, तो इसलिए कीटभक्षी पादप कौन सा नहीं है? अमरबेल है। और ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि परजीवी, इनमें से परजीवी पादप कौन सा है? तो चारों एग्जाम्पल यही थे जो आप ऑप्शन देख रहे हैं, यही ऑप्शन थे, प्रश्न था कि परजीवी पादप कौन सा है, तो वो है अमरबेल या कसकुटा। ऑप्शन में था कसकुटा, 2018 में पूछा गया है, तो आप याद रखना। लाइकेन किस किस का सहजीवी संबंध है? तो लाइकेन है वो कवक व शैवाल का सहजीवी संबंध है, याद रखना। गड्ढपर्णी पादप में घड़ा किसका रूपांतरण है? तो वो पत्ती का रूपांतरण है। और यहाँ पे पोषण हो गया। ये थे आपके 2 चैप्टर कंप्लीट करते हैं, और ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाऊंगा, इस वजह से 2 चैप्टर कंप्लीट होते हैं आज आपके। एक तो भोजन के स्रोत और दूसरा चैप्टर है वो है भोजन पादपों में पोषण। ये 2 चैप्टर कंप्लीट होते हैं, और दोनों ही चैप्टर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक चैप्टर से बार बार प्रश्न पूछे गए हैं, और पहले वाले चैप्टर से जो पहला चैप्टर था वो अभी अभी ऐड हुआ है, इसलिए उसमें भी प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। तो याद रखना 2 चैप्टर इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और अगर आपको इसकी PDF प्राप्त करनी है या पूरी किताब की PDF प्राप्त करनी है, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, टारगेट विद MS। धन्यवाद।